बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक आपका करने जा रहे हैं वो है टॉपिक 1.8 डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसी भी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्टूडेंट्स, इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी, जैसे कि मैथ होता है हमारे पास, टाइम होता है, लेंथ होती है। ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि इन क्वांटिटीज़ को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉल है और आपने उसका मास फाइंड करना है। लेट्स सपोज उसका मास है 2 kg। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप 2 के साथ kg नहीं लिखेंगे तो आप उसके मास को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज वो 2 मिनट्स रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप टाइम के साथ उसके यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आप टाइम को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स होते हैं ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये यूनिट्स क्वांटिटेटिव नेचर बताते हैं हमें फिजिकल क्वांटिटी की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी नेचर या उसकी टाइप की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेचर या उसकी टाइप की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को स्टडी करना हो या उसकी टाइप देखनी हो तो उसके लिए हम डायमेंशंस यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस बेसिकली हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को स्टडी करते हैं या क्वालिटी को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, इन डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने का जो हमारे पास मेथड होता है वो ये होता है कि हम बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सिंबल को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मास जिसकी यूनिट केजी है, इसके अगर हमने डायमेंशंस लिखने हो तो हम क्या लिखते हैं? स्टूडेंट्स, हम बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हम कैपिटल एम को लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? डायमेंशंस ऑफ मास बन जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने टाइम की डायमेंशंस लिखने हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल टी को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स लेंथ है या लेंथ से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रेडियस है, कोई डायामीटर है, कोई ब्रेथ है, हाइट है कोई आपके पास, तो स्टूडेंट्स इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं आपके पास वो लेंथ के यूनिट्स होते हैं, यानी कि मीटर। और इन सब की जो डायमेंशंस हैं, अगर आपने इनकी डायमेंशंस को देखना है तो आप कैसे लिखते हैं? आप कैपिटल एल को बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है जिसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को स्टडी करते हैं, इस मेथडोलॉजी को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कि डायमेंशनल एनालिसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है या इनके जो हमारे पास एप्लीकेशंस है वो क्या है, और डिफरेंट क्वांटिटीज की हम डायमेंशंस को किस तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है। हमने अगर डायमेंशंस ऑफ स्पीड चेक करने हो, डायमेंशंस ऑफ स्पीड अगर चेक करने हो
तो हमारे पास स्टूडेंट स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स डिस्टेंस के जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, स्टूडेंट्स आपको पता है कि डायमेंशंस के लिए हम बड़ी ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो है v। स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो डिस्टेंस के डायमेंशंस हैं वो हमारे पास हमने पीछे देखा था क्या थे, कैपिटल L, और जो टाइम के डायमेंशंस थे हमारे पास वो क्या थे, कैपिटल T। तो इस तरीके से आपने जब अगर वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखने हो स्टूडेंट्स तो आप लिखते हैं L T raised to power -1 एंड ब्रैकेट्स क्लोज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लिखने हो तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, a = v/t, यही फार्मूला है आपके पास एक्सेलरेशन का। तो डायमेंशन अगर लिखने हो एक्सेलरेशन के तो क्या लिखेंगे, a डायमेंशंस ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ t। तो स्टूडेंट्स हमने देखा ऊपर कि डायमेंशंस ऑफ v क्या है, L T -1 एंड डायमेंशंस ऑफ t एज इट इज आगे। स्टूडेंट्स ये t जब ऊपर जाएगा तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, और -1 माइनस -1 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, LT raised to power -2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपने फोर्स के डायमेंशंस फाइंड करने हो तो फोर्स आपके पास क्या होती है स्टूडेंट्स, F = ma। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, मास के डायमेंशंस इनटू a के डायमेंशंस, और a के डायमेंशंस स्टूडेंट्स आपने ऊपर फाइंड किए हैं, a डायमेंशंस ऑफ a = LT -2, तो डायमेंशंस ऑफ m इनटू डायमेंशंस ऑफ LT -2। स्टूडेंट्स इन ये जो हमारे पास डायमेंशंस हैं इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो आपके पास जो डायमेंशंस आएंगे फोर्स के वो आएंगे m l t raised to power -2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपने डेंसिटी के डायमेंशंस देखने हैं तो डेंसिटी आपके पास क्या होती है स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, कैपिटल V है स्टूडेंट्स ये। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यही होता है स्टूडेंट्स। और अगर हमने वॉल्यूम के डायमेंशंस देखने हो तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ के डायमेंशंस जो होंगे कैपिटल L, विड्थ भी हमारे पास वही चीज है तो इसके भी जो डायमेंशंस होंगे वो लेंथ के डायमेंशंस होंगे, हाइट के डायमेंशंस भी हमारे पास लेंथ के डायमेंशंस होंगे। तो वॉल्यूम के जो डायमेंशंस है स्टूडेंट्स वो क्या बन गए, L3। तो स्टूडेंट्स ये अगर हम इधर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ m डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम जो के हैं L3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे m l की पावर -3। तो स्टूडेंट्स ये वो मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है। स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है वो ये है फॉर चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर चेकिंग होमोजेनिटी। स्टूडेंट्स होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन है कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है उसकी जो दोनों साइड्स हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, हम ये चीज फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक में इक्वेशन एग्जांपल 1.4 गिवन है, मैं आपको वो कराऊंगा। उसके अंदर हमारे पास था कि आपने ये इक्वेशन चेक करनी है कि क्या ये इक्वेशन ठीक है या इक्वेशन ये हमारे पास
गलत है। इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स इसमें? v इज इक्वल टू f क्रॉस l ओवर m। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू v। तो v के जो डायमेंशन है स्टूडेंट वो हमने इधर फाइंड किए थे, हमारे पास क्या है? lt माइनस 1। इसी तरीके से जो हमारे पास राइट साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको स्टूडेंट्स हम क्या देते हैं? इक्वेशन 1। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स उस पे हमारे पास क्या था? f क्रॉस l ओवर m। अब स्टूडेंट्स फोर्स के जो डायमेंशंस हैं f क्रॉस l, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि फोर्स, लेंथ और मास की जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, तो फोर्स के डायमेंशन स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड किए ml t माइनस 2, ml t रेज्ड पावर माइनस 2। लेंथ के डायमेंशन स्टूडेंट्स आपको पता है l होते हैं, और मास के डायमेंशन आपको स्टूडेंट्स पता है क्या होते हैं? कैपिटल M। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज को देखें, ये m ऊपर जाके क्या होगा? m और m आपके पास कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि m यहाँ पे m की पावर +1 है, ये भी +1 है, ये ऊपर जाके -1 बनेगा, +1 -1 कैंसिल होगा तो m रेज़ पावर 0 जो कि 1 की इक्वल आता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये l और ये l जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स क्या बन जाएंगी? l² t रेज़ पावर -2। अब स्टूडेंट्स इधर गौर से देखें कि राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास क्या है? अंडर रूट f क्रॉस l ओवर m। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये डायमेंशंस देखें, जिस l के ऊपर भी स्क्वायर है और t के ऊपर -2 है, तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं l t रेज़्ड पावर -1 और होल की पावर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 हमने कॉमन ले ली पावर, और स्टूडेंट्स इस सारे के ऊपर आपके पास क्या आएगा? अंडर रूट, क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास क्या है? अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 1। इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 कह देते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास डायमेंशंस के हिसाब से इक्वल आई है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि आपकी जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट f क्रॉस l ओवर m, ये डायमेंशनली करेक्ट है। स्टूडेंट्स ये तो इसकी होगी एक एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट डायमेंशनल एनालिसिस की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, कि आप किसी भी चीज का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स इस चीज को मैं आपके एग्जांपल 1.5 जो गिवन है उसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, और स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए स्टूडेंट्स इसे जरा गौर से देखिएगा। इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल ये लगती है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपने मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स एक बॉब है जो एक थ्रेड जिसकी लेंथ L है उसके साथ कनेक्टेड है, और बॉब का मास m है, और ये हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन के साथ जो एंगल बनाता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, वो एंगल आपके पास है थीटा। स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है? हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला फाइंड करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स जो एग्जांपल के अंदर आपकी गिवन चीज है वो ये है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 ये लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो L हमारे पास है
ये जो लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 जो आपके पास मास ऑफ द बॉब है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 3 जो थर्ड जो चीज है हमारे पास वो ये एंगल थीटा है। और नंबर 4 जो चीज है स्टूडेंट्स वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि है हमारे पास जी। यानी कि इन 4 चीजों पे हम कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इस सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर सकता है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके टाइम पीरियड का फार्मूला निकालते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो कैसे रिलेटेड है? टाइम पीरियड हमारे पास इन सारी चीजों से हम ये कहते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है मास के, लेंथ के, थीटा के और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर कोई ना कोई पावर्स दे देते हैं जो हमारे पास अननोन है। लेट्स सपोज मास के ऊपर हमने पावर दे दी ए, लेंथ के ऊपर पावर दे दी बी, थीटा के ऊपर पावर दे दी सी और जी के ऊपर पावर दे दी डी। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि टाइम पीरियड हमें ये तो पता है कि टाइम पीरियड इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या होंगी या किस तरीके से ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स अब अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना हो तो आपको पता है हमें क्या, एक कांस्टेंट की जरूरत होगी। कांस्टेंट इनटू m रेज्ड पावर a मल्टीप्लाई बाय l रेज्ड पावर b मल्टीप्लाई बाय थीटा रेज्ड पावर c मल्टीप्लाई बाय g रेज्ड पावर d। अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इनकी डायमेंशंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड के डायमेंशंस हमारे पास कैपिटल T ही होंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स मास के डायमेंशंस आपको पता है कैपिटल M होते हैं, इसी तरीके से लेंथ के जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल L होते हैं। स्टूडेंट्स जो थीटा है हमारे पास, याद रखिएगा थीटा के जो डायमेंशंस हैं वो L इंटू एल रेज्ड पावर -1 होंगे, L इंटू एल रेज्ड पावर -1 होंगे। तो इसकी पावर क्या थी हमारे पास C। इसी तरीके से जो हमारे पास G है, G हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि एक एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन के हमने स्टूडेंट्स जो डायमेंशंस चेक किए थे इससे पहले वो थे हमारे पास L T रेज्ड पावर -2। तो हमारे पास इधर इसी के डायमेंशंस आ जाएंगे L T रेज्ड पावर -2 D। अब स्टूडेंट्स अगर हम दोनों साइड्स पे डायमेंशंस को कंपेयर करें, दोनों साइड पे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर वन बाय वन हम दोनों की डायमेंशंस को कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स इस साइड पे हमारे पास T की जो डायमेंशंस हैं उनकी जो पावर है वो है 1। स्टूडेंट्स इधर कुछ भी नहीं है तो इट मींस इसकी पावर क्या है 1। और इस साइड पे स्टूडेंट्स आप चेक करें, इसमें T नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हमारे पास T है, यानी T रेज़्ड पावर -2 और इसकी डायमेंशंस क्योंकि G के ऊपर हमारे पास पावर क्या थी D, तो ये एज इट इज आ जाएगी। इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1। इसी तरीके से हमारे पास जो M है इस साइड पे स्टूडेंट्स M की कोई डायमेंशन नहीं है, यानी M रेज़्ड पावर 0 हम इधर लिख सकते हैं। जबकि इस साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, M रेज़्ड पावर A है, इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो L है इस साइड पे स्टूडेंट्स L की कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे L रेज़्ड पावर 0। स्टूडेंट्स इस साइड पे गौर कीजिएगा, इस साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स L रेज़्ड पावर B -C। स्टूडेंट ये +1 और -1 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास L की पावर +C, L की पावर -C और स्टूडेंट्स इधर हमारे पास क्या है L की पावर D यानी +D। स्टूडेंट ये C और C आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा L रेज़्ड पावर B +D। इसको हम स्टूडेंट्स कह देते हैं इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, इन पावर्स को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग पावर्स। स्टूडेंट्स जब हम इक्वेटिंग पावर्स करेंगे
तो इधर हमारे पास t की पावर क्या है 1 और इधर हमारे पास t की पावर क्या है -2d। ये दोनों आपस में पावर्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी -2d। इधर से स्टूडेंट अगर हमने d की जो वैल्यू है वो निकालनी हो तो हमारे पास d की क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, इधर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके हमारे पास क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी d इज इक्वल टू -1/2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स a की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसमें से हमारे पास क्या है b प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर से हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको b इज इक्वल टू -d। और स्टूडेंट्स d की वैल्यू क्या थी -1/2 और -1/2 आपके पास क्या आ जाएगी b इज इक्वल टू +1/2। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये सारी पावर्स की जो हमारे पास इधर पावर्स थी उन सब की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट देखिएगा आप स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था t इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m⁴ a और a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 0। हमारे पास a की वैल्यू क्या है ये 0, m⁴ मल्टीप्लाई बाय l⁴b था और b की वैल्यू क्या आई है +1/2 मल्टीप्लाई बाय θ⁴c और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी c और c आपस में कैंसिल हो गया था तो c की पावर हमारे पास 0 आ जाएगी, θ⁴ हमारे पास क्या आ जाएगा या स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं फिलहाल मल्टीप्लाई बाय g और g की पावर क्या थी d और d की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी -1/2। अब स्टूडेंट्स m⁴ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कांस्टेंट, इसी तरीके से θ⁴ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास जो चीज बचेगी l⁴ इंटू g⁻⁻1/2। या स्टूडेंट्स इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू l डिवाइड बाय g को हम नीचे ले जाते हैं होल⁻1/2 और ये होल⁻1/2 स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है अंडर रूट होता है। तो आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट l/g जो कि आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हमने एक क्वांटिटी का जो कि टाइम पीरियड थी एक क्वांटिटी उसका हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास ये डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस हमने देखे कि क्या होते हैं डायमेंशंस, हमारे पास हमने देखा कि क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस मेथडोलॉजी को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। फिर हमने स्टूडेंट्स देखा कि हमारे पास इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, एक ये है कि हम होमोजेनिटी चेक करते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन की कि क्या वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से हम ये भी चेक करते हैं कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फार्मूला ड्राइव करना हो तो भी हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका लेक्चर ये कंप्लीट हुआ, आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।